हाँ भाई बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री को हम कैसे 100 दिनों में कर सकते हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम ये जानते हैं, मतलब ये क्यों देखना चाहिए लेक्चर या ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, पहले हम ये समझते हैं। 2026 का एग्जाम आने वाला है, दिवाली खत्म होने वाली है और हमें पता है कि सर जल्दी से जल्दी हम अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाई करें, केमिस्ट्री की बातें कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और किस टॉपिक पर हम कितना ध्यान दें और कैसे ध्यान दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकें, उसके लिए ये बनाया गया है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये उसी के लिए सही है जिन बच्चों के पहले से केमिस्ट्री का ओवरव्यू ठीक ठाक है। अगर उनका केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, वो ये लेक्चर अगर देखेंगे तो फायदा नहीं होगा। मैं पहले भी बता रहा हूं, मैं 100 डेज इसलिए लिख रखा हूं यहाँ पर क्योंकि 100 दिन में हम स्ट्रेटेजी बनाकर हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में कर लें, 20 दिन में कर लें, मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने 100 दिन रखा है और 100 दिन में किस तरीके से हम एनसीईआरटी जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उसके मॉड्यूल्स है ना, और साथ ही साथ आपके पीवाईक्यू कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या क्या टॉपिक्स है वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे बता रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और ऑर्गेनिक में अगर मेरे से कोई पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अगर आपने ये 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब कि आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। आप ये केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते अगर ये 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो वो 4 चैप्टर कौन है आपको पता होगा? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स। अगर ये 4 चैप्टर आपको नहीं आते हैं, आप इनमें से कुछ भी उठाएंगे, आप रट्टा मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम इन 4 टॉपिक पर है। ये 4 टॉपिक पर अपने को काम करना है। क्या समझ में आई बात? उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे। तो सबसे पहला काम ये 4 टॉपिक, और इन 4 में मैंने ये 4 7 4 ये क्या लिखा है ये समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 4 दिन देने हैं और हर दिन 2-2 घंटे देने हैं, मतलब यहां पर 8 घंटे आपको पीरियोडिक टेबल पर देने हैं। अब कोई बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर मेरे तो कम में हो जाएंगे, आपने तो कुछ ज्यादा दे रखा है। अरे भाई, कम में हो जाएंगे, दोबारा पढ़ो, क्वेश्चंस करो जो कॉपी में है, उसके अलावा नहीं। कॉपी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो, मॉड्यूल के भी 2 4 5 कर सकते हो, अगर तुमने 8 घंटे से पहले पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया है। क्या समझ में आई बात? और अगर आपको लगता है कि सर मैं तो 5 दिन में नहीं, मैं तो इसको 5 घंटे में कर सकता हूं, तो आप केमिकल बॉन्डिंग पर शिफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, टाइम दीजिए उसको। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ पर 4 दिन देने हैं अपने को, यहाँ 7 दिन देने हैं। तो हमें एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो घंटे हो गए वो 14 घंटे हो गए यहाँ पे। क्या समझ में आई बात? तो ये 4 टॉपिक आपको सबसे पहले करने हैं ताकि आप ऑर्गेनिक, बाकी के इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो आप इनिशिएट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमें पता है कि कुछ चीजें इसमें ऐसी आती हैं जो समझा तो देते हैं टीचर्स, सही बात है, कॉन्सेप्ट भी देते हैं, लेकिन हमें उसे याद रखना होता है। और अगर हम उसे याद रखना होता है तो आप अगर एक दिन में भले 5 घंटे क्यों ना टाइम दे दें, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 दिन 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पढ़ लें तो आपको वो चीजें याद हो सकती हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, याद करने वाले टॉपिक को भाई देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे, एक ही दिन में रट लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। रटने वाली चीज धीरे धीरे होती है, बार बार उसे देखना होता है, बार बार टाइम देना होता है। चलिए, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये बात, फिर हम कोऑर्डिनेशन, डीएफ एंड सॉल्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 4 हमने दिन दिए हैं। 4 दिन का मतलब क्या हो गया कि 8 घंटों की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस में मैंने नहीं दिया कुछ टाइम। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मुझे पता है डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़नी है, सॉल्ट एनालिसिस भी उसी से पढ़नी है। और बात करें अगर हम सॉल्ट एनालिसिस और डी एंड एफ ब्लॉक की, तो इसमें याद रखने की चीजें बहुत हैं। जैसे आप 3D में जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बातें करते हैं तो वहां पर बात आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, जिनके कारण इसको मैंने क्या लिखा है कि वीक में MWS, मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे को आपको 30 से 40 मिनट देने हैं। मतलब हर हफ्ते इन 3 दिनों में 30 से 40 मिनट अपने को देने हैं बस। क्यों? क्योंकि एक दिन में अगर 2 घंटे देंगे तो वो टाइम वेस्ट है, मतलब नहीं है। 40 मिनट, आप इसको MWS की जगह आप यहां पर एक दिन और दे सकते हैं, संडे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप एक दिन में कभी भी 3 से 4 घंटे नहीं देना है इसको। डी एंड एफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस ये हर दिन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे।
क्या समझ में आ गई ये बात? चलिए, उसके बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल में से आप अपने अकॉर्डिंग चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा क्या मानना है कि इनमें सबसे पहले अगर आपको सेलेक्ट करना चाहिए तो ये 3 चैप्टर करने चाहिए। कौन-कौन से मैंने लिखे हैं? सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आसानी से बन भी जाते हैं। हम जो सीखते हैं नीट के अकॉर्डिंग बात करें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। तो इन तीनों पे आप आसानी से फोकस कर सकते हैं। क्या समझ में आई बात? ये तो फिजिकल में जब आपने ये 3 पढ़ लिया, क्योंकि अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा तो आपको बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक के जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये 3 को सबसे पहले करना है। और यहां पर फिर से वही देखो, 3 मतलब 6 घंटे, यहाँ पे 8 घंटे और यहाँ पर भी 8 घंटे। लेकिन आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है 8 घंटे में? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये उसी बच्चों के लिए है जिन बच्चों को पहले से आइडिया है। मतलब या तो वो रिपीटर्स हैं या तो 12th में भी पढ़ाई की है और 11th में भी ठीक-ठाक पढ़ाई किए हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो उनके लिए ये है वीडियो। अदरवाइज अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो वो वीडियो को देख सकता है, जरूर लाइक कर सकता है, लेकिन सीखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे खूब सारे वीडियोस हैं, आपको बेसिक से सारी चीजें बताई गई है। क्या समझ में आई बात? चलिए, तो जब हम ये 3 लेक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद आएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी आइसोमरिज्म पे और कुछ लेक्चर्स दे सकते हैं स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमर में। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 5 दिन जम के इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आईयूपीएसी और आइसोमरिज्म क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख जाते हो। अगर तुमने 2 या 3 दिन देखा तो रिवीजन की जरूरत है, अदरवाइज इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मस्त रहो, उससे ज्यादा काम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आई बात? अब आते हैं जीओसी। देखो, जीओसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए नहीं कि उससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे। समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूं? अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो ये सब नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीओसी आपको सीखना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मेन सीखने के लिए ये 4 टॉपिक चाहिए, उसी तरीके से जीओसी के लिए जीओसी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो बेटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत बेसिक है। अगर आपको ये मोल कॉन्सेप्ट आता है तो ये आसानी से सीख सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ही आसान है इसमें। लेकिन इसमें प्यूरिफिकेशन का जो पार्ट आएगा बेटा, उसे भी आपको हर दिन पढ़ना होगा। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बेटा प्यूरिफिकेशन का पार्ट। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का पार्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट जो है उसमें भी थोड़ा याद करने का आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इधर। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन से लेकर बायोमोलिक्यूल्स तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। क्योंकि आप अगर देखो तो नीट में क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 15 भी आ जाते हैं। कभी कभी ऑर्गेनिक फिजिकल में ज्यादा, इनऑर्गेनिक में कम आ जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक के मैक्सिमम चीजें हटा दी गई हैं। क्या समझ में आई बात? ये और जो नहीं हटाई गई हैं वो भाई हमें पता है कि सर लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं। क्या समझ में आ गई बात? जैसे अगर हम बात करें तो मैंने इन टॉपिक को हटाया क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह लास्ट में पढ़ाया जाता है, या तो भगा दिया जाता है या तो लास्ट में पढ़ा के बस कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इनको आप लास्ट में इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको टेंशन ना दे। जैसे अगर आप ऑरस एकेडमी की बात करें तो हम एकदम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, पहले आयोनिक देन थर्मो पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इतने आते हैं कि बच्चा ये पढ़ते पढ़ते भी थोड़े थोड़े इसके क्वेश्चन करता है तो उसे याद हो जाती है चीजें। क्या समझ में आई बात? क्या क्लियर है? तो यहां पर मैं बता रहा था आपको कि यहां पर जीओसी पढ़ने के बाद क्या दिमाग में रखना है। जीओसी पढ़ने के बाद बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, लीविंग ग्रुप आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर ये बेसिक चीजें नहीं आती है, कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट आना चाहिए, अगर आपको ये नहीं आता तो आप रिएक्शन नहीं सीख सकते। तो जीओसी के बाद जो मैंने बोला आप वो जरूर सीख लें, उसके बाद आसानी से ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। अब जो भी मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें 33, इसमें 15 और यहाँ पे 32। तो अगर इन सबको हम मिला दें तो देखो लगभग 80 के आसपास अपने को लेक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, और हर दिन अपने को देखो हर चैप्टर के लिए 2-2 घंटे देने हैं, इतना दिमाग में अपने को रखना है। क्या समझ में आ गई बात? अगर किसी चैप्टर में आपको लगता है जल्दी कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर में आए तो उस समय भी पीछे का पार्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ ऐसा है जो मुझे बार बार दिक्कत कर रहा है, तो उसे अपने कॉपी में जरूर से जरूर हाईलाइट करें। क्योंकि अगर आप हाईलाइट करेंगे तो वो हाईलाइट आपको ये दिखाएगा कि इस टॉपिक में मुझे दिक्कत होती है, तो मेरे को एग्जाम से पहले भी एक बार देख के जाना है। क्या समझ में आ गई बात? ये ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि सर अब जब बाकी के 20 दिन है उसमें क्या करें? बेटा 20 दिन है तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब अच्छा, ये जो मैंने लेक्चर बनाया आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 80 दिन में अगर मैंने बनाया है तो 2-2 घंटे ऐसे डिवाइड किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिक्स और बायो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं 20 दिन बचे दिनों में। तो इसमें देखो मॉड्यूल, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पर अपने का पूरा फोकस रहेगा और एनसीईआरटी के साथ आप एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं, ठीक? तो सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं अपने को, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी क्यों करनी है? देखो एनसीईआरटी में ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं। ऑप्शंस नहीं दिए रहते तो हम सोचते हैं खुद से कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। कभी-कभी हम जब क्वेश्चंस आते हैं मॉड्यूल में तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा, अगर आधा-अधूरा भी आता है ना तो ऑप्शन की ओर मूव कर जाते हैं। तो वहां पे ठीक है, आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट नीट के एग्जाम पे आप श्योर नहीं हो कि वहां पे सही होगा या गलत होगा, तो आप सोच के देखो कि हमें श्योरिटी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए या आधा अधूरा ज्ञान लेकर। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ऐसा होता है कि वो आपका टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम करता है कि भाई आपको बस वो सिर्फ प्रेशराइज कर रहा होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आई बात समझ में? तो या तो पूरा आना चाहिए या तो नहीं आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई टॉपिक या तो पूरा आना चाहिए या तो नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो जैसा कि हमने देखा, इन 3 पार्ट को करने वाले हैं और हर दिन हम लगभग कितने क्वेश्चंस करेंगे? 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर 60 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? अरे भाई होंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। आईयूसी के क्वेश्चन देखते ही बनेंगे। नहीं आएगा तो आप उसको रिवीजन करेंगे तो वो टॉपिक आपका फिर से कवर हो रहा होगा, क्योंकि आईयूसी और ओसी के लगभग क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप जाते हैं एडवांस में, मेंस में भी लगभग दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेन अगर आप एडवांस में जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हम नीट की बात करें तो एक आध क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता है। बाकी सारा एनसीईआरटी से ही गेम खेला जाता है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो 16 और 20 क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीसी के लिए 24 क्वेश्चन रखे हैं। और 24 में अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम 18 ही कर सकते हैं, नहीं सर हम 20 ही कर सकते हो, आप करो 20, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करो, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या समझ में आई बात? तो ये 20 दिन में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं एक दिन में 60, मतलब 10 दिन में कितने हो गए? 600, और 20 दिन में होगा कितने? बताओ, 1200 क्वेश्चन। तो 1200 क्वेश्चन सफिशिएंट है। और 100 दिन जब आप कर लोगे तो उसके बाद ऐसा थोड़ी ना कि बैठ जाओगे, नहीं, उसके बाद भी तो काम करोगे। लेकिन ये 1200 क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और मोटिवेट करेगा कि आप आगे खुद से और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन किसी के बोलने से नहीं आती है, मोटिवेशन खुद के पढ़ने से आती है। और जब आप पढ़ोगे, आपको गुड फील होगा तो आप और ज्यादा पढ़ोगे। क्या समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और हमने ये भी देखा कि भाई यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ये आपका सिलेक्शन है कि आप कब किस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं। लेकिन मेरा जरूर मानना है कि इन तीनों को पहले पढ़ लो, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाता है हमें एक अच्छा फीलिंग आ रहा होता है और वही चीज हमें मोटिवेट करती है, सर हम आगे पढ़ते रहे। क्या समझ में आ गई बात? तो चलो भाई, 100 दिन का काम जो कैसा है कैसा नहीं है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जाइए औरस अकेडमी के चैनल पे। आप वहां पर जाकर देखेंगे तो खूब सारे फॉर्म्स दिखेंगे, उस फॉर्म्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्या समझ में आई बात? और खूब सारे वीडियोस लेक्चर हैं, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं, हम वहां से भी आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए बेटा, ऑल दी बेस्ट।